हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं वॉटसन और क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल दिया। इन्होंने अपने मॉडल में जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, व्रेंकलिन एंड चारगाफ, ठीक है, उनके दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज किया डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल में। ठीक है, इस मॉडल से ये पता चलता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर का पता चलता है। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी की जा सकी डीएनए डबल हेलिकल मॉडल से। डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल के लिए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और उस जो स्टैंड होते हैं उसका नाम क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो चेन है इसमें शुगर और फॉस्फेट, ये क्या होती है, इसकी बैकबोन होती है। शुगर और फॉस्फेट से ही मिलकर के हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, बना हुआ होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल के लिए, कि 2 चेन रन इन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये जो हमारा डायग्राम है डीएनए का, ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हमारा जो 2 स्टैंड है वो हमारे एक एंटी पोलर डायरेक्शन में होती है, 5 से 3 और 3 से 5। एक हमारा ये 5 से 3 और 3 से 5, ठीक है, एंटी पोलर डायरेक्शन में होती है हमारी। ठीक है, और जो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, द बेस ऑफ 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस डीएनए के अंदर जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है वो कहाँ लगा हुआ होता है, अंदर की तरफ लगा हुआ होता है। ठीक है, एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वाइनिन के सामने साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन के साथ थायमिन जो हमारा दो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड रहता है, और ग्वाइनिन से साइटोसिन हमारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड रहता है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि एडेनिन के सामने थायमिन आएगा और ग्वाइनिन के सामने साइटोसिन ही आएगा, तो आप डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक स्टैंड के दे दिए, एक स्टैंड के बारे में पता हो, तो आप दूसरा स्टैंड खुद ब खुद निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, द टू चेन कॉइल्ड इन राइट हैंडेड मैनर। ये जो 2 स्टैंड हमारे राइट हैंडेड मैनर में बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें कुछ डायमीटर दिया हुआ है, जैसे पिच ऑफ 1 टर्न। ठीक है, ये हमारा पिच, एक पिच है यहां से लेके यहां तक 1 पिच, इसका कितना होता है डायमीटर, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर नैनोमीटर में बात की जाए तो 3.4 नैनोमीटर। और ईच टर्न है 10 बेस पेयर। एक टर्न में, एक पिच में हमारे कितने होंगे बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, ये जो बेस पेयर हमारे, ये हमारे सारे क्या है, बेस पेयर है। इस एक बेस पेयर से सेकंड बेस पेयर की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर सेकंड ओवर द अदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एडेनिन के साथ थायमिन जो है बिल्कुल आपस में ऐसे लगे हुए होते, ये नहीं कि किसी भी तरीके से आकर के अपना बॉन्ड बनाने, एकदम एग्जैक्ट सामने। ठीक है, एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वाइनिन के सामने साइटोसिन, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इस डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट यानी हॉलमार्क क्या है, बेस पेयरिंग। ठीक है, हॉलमार्क क्या है,
लिख देते मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है? बेस पेयरिंग। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल का जो मेन पॉइंट है क्या है? बेस पेयरिंग है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? डबल हेलिकल्स मॉडल, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे वॉटसन और क्रिक, 1953 में डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल दिया था। इन्होंने बताया कि जो डीएनए, इस मॉडल से डीएनए के स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी की गई, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया। जो हमारे साइंटिस्ट है विल्किंस, फ्रैंकलिन और चारगाफ, इनके दी हुई इंफॉर्मेशन को भी वॉटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में यूज किया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि एडेनिन के सामने थाइमिन नाइट्रोजनस बेस लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इसे डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल में दी गई और डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया कि एक पीच के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वन बेस पेयर से सेकंड बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। वन हेलिक्स से सेकंड हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये सारी बताया गया आपको इस डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल में। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, बात यह है कि 1920 में हमारा डीएनए पे वर्क स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और 1953 में हमारा बहुत बड़ा वर्क हुआ था। डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल आया था। ठीक है, उस डीएनए डबल हेलिकल मॉडल से हमें क्या पता चला था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी की गई थी डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल से। ठीक है, तो उसमें जो साइंटिस्ट थे क्रिक सर ने क्या किया था, उन्होंने एनालिसिस किया था। उन्होंने एनालाइज किया कि जो हमारे लिविंग सिस्टम होते हैं, सभी लिविंग सिस्टम में हमारे जो कहीं ना कहीं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो उन्होंने एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दी थी। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है? सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है? सेंट्रल डोग्मा का मतलब है मीन ऑफ थिन पॉइंट। ठीक है, तो किसी लिविंग सिस्टम में हमारा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसे एक दूसरे से तक पहुंच रही है, वही बताता है हमारा क्या, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, जैसे डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो इससे एक हमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पता चले, और ये हमारे सभी लिविंग सिस्टम में के लिए होती है। ऑल लिविंग सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है? मीन थिन पॉइंट। ठीक है, ये क्या बताता है हमारा? इट डिस्क्राइब द फ्लो इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन ऑल लिविंग सेल। ठीक है, जो क्रिक साइंटिस्ट है उन्होंने अपने डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल जब वो दे रहे थे, उसी टाइम पे उन्होंने एनालाइज कर लिया था कि सभी लिविंग सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, एक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दी। उसी से हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे पता चलता है? सेंट्रल डोग्मा के थ्रू पता चलता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद, आफ्टर फ्यू ईयर, हमारा आता है रेट्रोवायरस की डिस्कवरी होता है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, हमें पता है डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। इतना तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है,
लेकिन ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, आरएनए से आरएनए हमारा नहीं बन सकता, इसीलिए हम आरएनए से आरएनए बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा, फिर डीएनए से आरएनए हमारा बनेगा। ठीक है, तो जो रेट्रोवायरस था उसमें हमारा क्या प्रेजेंट था, आरएनए प्रेजेंट था। ठीक है, इसीलिए हम आरएनए तो बन नहीं सकता, तो हम पहले क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे, फिर डीएनए से आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है किसमें, रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस में। और रेट्रोवायरस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की वजह से इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ओके।